बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। लेक्चर नंबर है 89। लेसन नंबर 5 हम लोग कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लेसन नंबर 5 की ट्रांसलेशन और वर्क पेजेस, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह किए थे। आज हम लेसन नंबर 5 मतलब जो पोइम डैफोडिल्स थी उसकी समरी करेंगे। समरी है, जैसे कि आपको पता है कि ये पोइम डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके बारे में? डैफोडिल्स, फूलों के बारे में लिखा था और उसी की समरी आज हम करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ पेनिट्रेटिंग आई फॉर द फिनोमिना ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ की उकाबी नज़र थी किसके लिए? नेचर के लिए, फितरत के लिए। उकाबी नज़र क्यों? मतलब कि वो उसको बहुत ज़्यादा गौर से, बहुत ज़्यादा बारीकी से छोटी सी छोटी चीज़ को देखता था और वो फितरत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था, इसलिए वो नेचर को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखता था। ठीक है। नेचर वॉज द चीफ सोर्स ऑफ हिज पोइट्री। नेचर, फितरत, उसकी शायरी का सबसे अहम जरिया था। किसका? उसकी शायरी का सबसे अहम जरिया था। वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर यानी कि फितरत का शायर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी ज़्यादातर शायरी फितरत पे, नेचर से रिलेटेड थी। मतलब कि वो जो चीज़ें नेचर में, फितरत में, अपने इर्द गिर्द कुदरती खूबसूरती को देखता था, उस पे वो लिखता था। ही ऑब्जर्व द सीन ऑफ नेचर माइन्यूटली। वो फितरत के मनाजिर को या फितरत के मंजर को बहुत बारीकी से देखता था। स्टोर्ड देम अप इन हिज मेमोरी। उसे अपनी याददाश्त या अपने हाफजे में महफूज कर लेता था। एंड रिकलेक्टेड देम ऑन द विल टू एंजॉय देयर ब्यूटी। और उनसे महफूज करके दोबारा अपने जहन में ले आता था। ऑन द विल, अपनी मर्जी पर, टू एंजॉय देयर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती से लुत्फ उठाने के लिए। मतलब कि फितरत को, फितरत के मंजर को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखता था और उसे अपने हाफजे में स्टोर कर लेता था, महफूज कर लेता था। उसके बाद वो जब भी उनकी फितरत से या उनकी खूबसूरती से लुत्फ उठाना चाहता था, वो उनको दोबारा अपने जहन में ले आता था। द एक्सपीरियंस पुट हिम इनटू अ डीप ट्रांस। ये तजर्बा उसे एक गहरी मस्ती में, एक बहुत गहरे ख्यालात में ले जाता था। His poetry is an exquisite expression of such emotions recollected in tranquility. His poetry, उसकी शायरी, is an exquisite expression, एक वाज़े इजहार था, of such emotions, ऐसे जज्बात का, recollected in tranquility, जो कि वो तन्हाई में दोबारा अपने जहन में ले आता था। Once the poet was roaming the hills and the valleys cheerfully. एक बार शायर पहाड़ियों और वादियों पर खुशी से घूम रहा था। He was feeling free like the high floating clouds. वो ऊंचे उड़ते हुए या तैरते हुए बादलों की तरह महसूस कर रहा था। All of a sudden, अचानक, he saw a host of golden daffodils. उसने सुनहरी फूलों का एक हजूम देखा था। अचानक उसने एक सुनहरी डैफोडिल्स, आबी नरगिस के फूलों का, यानी आबी नरगिस का एक हजूम देखा था। डैफोडिल्स ग्रोइंग इन द मार्जिन ऑफ अ लेक, जो कि एक झील के किनारे पर उगे हुए थे। दे वर ग्रोइंग इन ग्रेट अबंडेंस, वो बहुत ज़्यादा तादाद में उगे हुए थे। दे वर डांसिंग एंड फ्लटरिंग विविडली इन द ब्रीज, और वो रक्स कर रहे थे और झूम रहे थे, विविडली, बहुत ही खुशी से, इन द ब्रीज, हवा में, और वो बहुत खुशी से रक्स कर रहे थे और झूम रहे थे हवा में, ठंडी हवा में। डैफोडिल्स लुक्ड कंटिन्यूस लाइक द ब्राइट स्टार्स ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे। डैफोडिल्स, आबी नरगिस, लुक्ड कंटिन्यूस, ऐसे मुसलसल दिखाई देते थे, लाइक द ब्राइट स्टार्स ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे, जिस तरह से चमकदार सितारे कहकशां में चमकते हैं। दे वर ग्रोइंग इन एन एंडलेस लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे। वो एक झील के किनारे पर लामतनाही या ना ख़त्म होने वाली कतार में उगे हुए थे। द वेव्स इन द लेक वर प्लेफुली राइजिंग हाई। उसकी लहरें, झील में लहरें खुशी से और बहुत ही जोश से ऊपर को उठती थी। दे ऑल्सो लुक्ड टू बी वेविंग इन अ स्टेटली डांस। वो भी
मस्ती या रियासत के या फिर शहाना रक्स में नजर आती थी, बट द डांस ऑफ द डैफोडिल्स वॉज मोर लिवली दैन दैट ऑफ द राइजिंग वेव्स। लेकिन आबी नरगिस के फूलों का रक्स उन ऊंची या बढ़ती हुई लहरों से बहुत ज़्यादा पुरजोश था और बहुत ज़्यादा खुशकुन था। मतलब कि लहरें भी उनके साथ रक्स कर रही थी, जैसे कि वो डैफोडिल्स उसमें घूम रहे थे और झूम रहे थे, रक्स कर रहे थे ठंडी हवा में, वैसे ही लहरें भी रक्स कर रही थी। लेकिन डैफोडिल्स का रक्स जो है वो लहरों से बहुत ज़्यादा खुशकुन था। द पोइट फेल्ट क्वाइट थ्रिल्ड इन द आइडलिक सराउंडिंग्स। शायर को इस मनाजराती सराउंडिंग्स या इर्द गिर्द माहौल में बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की। ही कंटिन्यूड गेजिंग एट द पैनोरामा। उसने इस मंज़र पर देखना या इस मंज़र को गौर से देखना बहुत देर तक जारी रखा। The scene was so fascinating for the exceptionally sensitive soul that it became the permanent part of his memory. The scene was so fascinating, ये मंजर बहुत ज़्यादा हैरान कुन था, बहुत ज़्यादा मशहूर कुन था, बहुत ज़्यादा चार्म और ब्यूटी खूबसूरत था। उसके लिए exceptionally sensitive soul, बहुत ज़्यादा जो नरम और रहम दिल हसास रूह के लिए, यानी यहाँ पे शायर का जिक्र किया गया है। ठीक है, शायर के बारे में बताया गया, वो नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। इसी तरह तो यही बताया गया कि ये मंज़र, डैफोडिल्स का मंज़र शायर के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा मशहूर कुन था। दैट इट बिकेम द परमानेंट पार्ट ऑफ हिज मेमोरी, कि ये उसके हाफजे का एक मुकम्मल या ना ख़त्म होने वाला मुस्तकिल तौर पर हिस्सा बन चुका था। इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, वेन एवर ही रिकलेक्टेड द सीन, वो जब भी इस मंज़र को याद करता, हिज सोल, उसकी रूह, इन एक्सट्रीम एक्सटेसी बिगेन टू डांस लाइक द फ्लटरिंग डैफोडिल्स। उसकी रूह भी बहुत ज़्यादा इंतहाई वजद में, बहुत ज़्यादा मतलब मस्त होकर, गुम होकर उन डैफोडिल्स के साथ झूमते हुए, डैफोडिल्स आबी नरगिस के फूलों के साथ रक्स करना शुरू कर देती थी। ठीक है, ये हो चुकी है इसकी समरी। इसके बाद एक्सरसाइज में कुछ डेफिनेशंस रह गई थी, वो हम करेंगे। सबसे पहले है कॉनोटेशंस। कॉनोटेशंस किसे कहते हैं? कॉनोटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड फीलिंग एसोसिएटेड अ वर्ड एज अपोज टू इट्स लिटरल मीनिंग्स। कॉनोटेशन किसी भी लफ्ज़ के साथ ऐसी जो आइडियाज़ या फीलिंग्स या जज्बात जो होते हैं मिला दिए जाते हैं, ताल्लुक़ जोड़ दिया जाता है, जो कि उसके लिटरल मीनिंग मतलब कि डिक्शनरी वाले मीनिंग से बिल्कुल चेंज होते हैं, उसके मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, प्रीवियस में हमने चैप्टर नंबर 4 में हमने भी कॉनोटेशन का कॉनोटेटिव मीनिंग्स पढ़े थे। उसमें जैसे हमने लिया था स्नेक। स्नेक जो है वो एक तो उसका मीनिंग होता है कि लेगलेस, जो एक सरपेंट, यानी आम तौर पे आप सभी जानते हैं सांप को कहते हैं, और दूसरा उसका था कि स्नेक जो है ईवल और डेंजर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह कॉनोटेशन जो है वो उसके लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग से बिल्कुल चेंज होते हैं, और कॉनोटेशन जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल दी हुई है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई को, ये क्या है? पॉजिटिव कॉनोटेशन है। लोनली, लोनली मतलब ऐसा शख्स जो बिल्कुल ही अकेला रहना चाहता हो, किसी को दूसरे को पसंद ना करता हो, कुछ थ्रिल ना हो, कुछ एक्साइटमेंट ना हो उसकी लाइफ में, ये नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? अ सिंगुलर नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एक ऐसा नाउन जो कि लोगों, जानवरों और चीज़ों के ग्रुप के बारे में बताता है या ग्रुप का हवाला देता है, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। यानी बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जब एक नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनको एक क्लास कहा जाता है। ठीक है, टीम, क्रिकेट टीम है, मुख्तलिफ प्लेयर्स की जो होती है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम। फ्लीट, बहरी जहाज़ जो होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है फ्लीट। फोर्सेस, आप लोगों को पता है हमारी फोर्सेस डिफरेंट फोर्सेस हैं, जैसे पुलिस फोर्स है, नेवी फोर्स है। वो हर्ड, रेवट, जानवरों का जो होता है उसको हर्ड कहा जाता है। क्लास, आर्मी,
एटसेट्रा। इसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शंस ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस वर्ड्स और सेंटेंसेस को मिलाते हैं। जब हम दो सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं हम उनमें वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड और बट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एनिमल्स और थिंग्स, इसी में ऊपर वाली डेफिनेशन में अगर हम देखते हैं एनिमल और थिंग्स, अब ये और क्या है, इसमें कंजंक्शन है, मतलब इसको मिला रहा है, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस की दो काइंड्स होती हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब कि दो तरीकों से मिलकर जो इक्वल रैंक के होते हैं, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दीज कंजंक्शंस ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। ये कंजंक्शंस इक्वल रैंक मतलब कि जो दो सेंटेंसेस, अगर हम उन दो सेंटेंसेस को अलग अलग करके लिखें तो वो फिर भी वो एक मुकम्मल सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जब दो सेंटेंसेस ऐसे इक्वल रैंक के आते हैं तो और उनमें हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, कंजंक्शंस यूज़ करते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो कि इक्वल रैंक्स के होते हैं, मतलब कि दोनों को अगर हम अलग अलग करके लिखें तो भी वो अपने आप में एक मुकम्मल सेंटेंस होता है। और इक्वल रैंक्स के जब सेंटेंसेस आते हैं और उनको जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाने के लिए हम जो लिखते हैं वर्ड्स, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? बट, और, नॉर, ऑल्सो, एंड, हाउएवर, ओनली, सो, एटसेट्रा। जैसे हम कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉलर एंड अ गुड बैट्समैन। अब जब हमने इसके दरमियान में एंड लगाया है तो इट मीन्स एक सेंटेंस ही इज़ अ गुड बॉलर, एक सेंटेंस हो गया, दूसरा है बैट्समैन। इसको हम अलग करके लिखते हैं तो भी वही, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। दोनों सेंटेंसेस क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल हैं और इक्वल रैंक्स के हैं, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंग देता है। तो इनको मिलाने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? दीज कंजंक्शंस ज्वाइन सेंटेंसेस वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। ऐसे कंजंक्शन, जो ये कंजंक्शंस किन सेंटेंसेस को मिलाते हैं जिनमें से एक दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे हम आमतौर पे कंडीशनल सेंटेंसेस अगर देखते हैं तो उसमें भी यही होता है कि एक सेंटेंस अगर एक काम पूरा होता है तो ही दूसरा सेंटेंस उसके साथ मिलकर पूरा फुल मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग देता है। अदरवाइज उसका मीनिंग या उसकी समझ हमें पूरी एक ग्रुप की सेंस या एक सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही होती। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। इनमें हम यूज़ करते हैं बिकॉज, दैट, व्हाइल, अनलेस, व्हेन, सिंस, इफ, दाउ, एटसेट्रा। ये वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं मतलब कि एक सेंटेंस जो होता है दूसरे सेंटेंस, दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है, उसी के साथ मिलकर ही मुकम्मल होता है। अगर हम कहते हैं इफ़ आई वर अ डैश, कुछ भी हो सकता है, तो आगे हमें फ़ौरन से आता है कि इसके आगे और क्या होगा, ठीक है। फिर इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करने के लिए एक और ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जो कि एक मुकम्मल सेंटेंस होता है, उसकी कंप्लीट सेंस होती है, जो हमें मुकम्मल तौर पे समझ आ जाता है, कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में नहीं आता। वो उनको जोड़ने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।